हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम हीट और टेम्परेचर की बात करेंगे, जिसमें हीट के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज को पढ़ चुके कि हीट और टेम्परेचर है क्या, हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ऊष्मा को कैसे मापते हैं, टेम्परेचर को कितने तरह से मापते हैं और हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी बातें कर चुके हैं। आज हम वैसे चीजों को कवर कर रहे हैं जो काफी एग्जाम में दिक्कत होती है और क्वेश्चन गलत बन जाते हैं, मतलब हमेशा वो कंफ्यूजन रहता है। आज हम उसको डिटेल समझेंगे कि आखिर इसके कारण क्या है। यदि हम कारण एक बार पढ़ लें तो आसानी से फिर वो क्वेश्चन सही होने लगता है, बार बार सही होने लगता है। और जो हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपको देखिए क्वेश्चन इस तरह से, किसी वस्तु को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आयतन में क्या होता है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि घनत्व में क्या होता है। हम सारी बात करेंगे कि आयतन में क्या चेंजिंग होता है, घनत्व में, और क्यों होता है ऐसा। ये सारी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन फिर जीवन में कभी गलती नहीं होगा। फिर सूर्य का ताप हम कैसे मापते हैं, स्टीफन के नियम क्या है, और जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक बर्फ को लेते हैं और इसका टेम्परेचर हम -10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाते हैं। अब जरा आप सोचिए, ये -10 डिग्री पर यह बर्फ था, अब भौतिक अवस्था बर्फ है, क्या यहाँ पे क्या होगा? बर्फ ही होगा। यहां भी क्या होगा? बर्फ होगा। दूसरी कंडीशन में हम लेके चलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहां भी लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ लेते हैं और एक को पानी लेते हैं, ये ले लिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं और यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। क्वेश्चन को अभी एकदम किनार रखना है, एकदम उसको अलग रखिए और इसको समझने की प्रयास करें। ये क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा, आप खुद दीजिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है और ये भी पानी है, ये भी पानी है, दोनों पानी है। तो -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर यह भौतिक अवस्था सेम है, यहाँ भौतिक अवस्था दोनों का अलग अलग है, और यहाँ पे पानी पानी दोनों भौतिक अवस्था सेम है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो उसमें भी ये बात बताया गया कि जहां पे टेम्परेचर उष्मा ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। उष्मा का मापन ही गतिज ऊर्जा में की जाती है, किसकी? अणुओं की गतिज ऊर्जा। जिस पदार्थ की उष्मा हमको देखना है उसमें गतिज ऊर्जा देखी जाती है, उष्मा बताता ही है अणुओं की गतिज ऊर्जा को। तो मतलब कि यहाँ पे बस ये बर्फ है, बर्फ को हम टेम्परेचर देना शुरू कर दिए। टेम्परेचर जैसे ही देंगे तो क्या होगा, इसकी जो आयतन है वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर है, आप सिंपल सोचिए कि -10 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस करना है। आप इसको यदि आप टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगी? इस बर्फ के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब कि आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आयतन क्या हुआ? बढ़ जाएगा। यहाँ पे आयतन की बात हुआ, क्या? आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। आयतन को क्या हो गया? बढ़ गया, आयतन बढ़ता है। लेकिन अब यहाँ पे बात समझिए, अब यहाँ बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। अब यहाँ भौतिक अवस्था दोनों का अलग है। अब जैसे ही इसको हीट देना शुरू किए, अब इसको हीट जैसे देना शुरू किए तो कंडीशन क्या हो गया? बर्फ है, यहाँ पानी है, भौतिक अवस्था अलग होने के कारण से जैसी टेम्परेचर यहाँ देंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, एक बर्फ में वायु के कण ज्यादा स्थित रहते हैं, इसलिए उसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही इसको हीट दिए वो आकार क्या हो गया? छोटा हो गया।
बर्फ जो होता है ना इस रूप में कुछ होता है, ऐसे ऐसे सजा रहता है, ऐसे सजा रहता है, पूरा ऐसे सजा रहता है, ठीक है, इस तरह से सजे रहते हैं। तो बर्फ के अंदर में अणु के पास में क्या होती है, वायु का ज्यादा स्पेस ले लेता है। तो स्पेस लेने से इसकी आयतन क्या होती है, बड़ा रहता है, बर्फ का आयतन बड़ा रहता है। अब बर्फ के आयतन बड़ा रहता है और जैसे ही उसको हीट करते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और ये पानी में हो जाता है। पानी में जैसे ही आएगा तो वो संकीर्ण हो जाता है, मतलब उससे जितना भी वायु के कण थे वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है, आयतन क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पे क्या होगा, आयतन घट जाती है, आयतन घटती है, घटती है, आयतन हो गया घटती है। अब आप समझ गए कि बर्फ में क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बर्फ का आकार बड़ा था। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर में वायु के कण स्थित रहते हैं। वायु के कण स्थित रहने के कारण से इसका आयतन बड़ा होता है। हम जैसे हीट करते हैं तो ये आ जाता है द्रव की अवस्था में, द्रव जैसे ही आता है तो उसकी जो आकार है वो छोटा हो जाता है, इसलिए आयतन यहाँ पे घट जाती है। अब पानी पानी है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ये है आपको 20 डिग्री सेल्सियस, सेम भौतिक अवस्था है। यहाँ टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बात बदल जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या होती है कि जैसी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और फिर ये 4 से जैसी 4 से ज्यादा होता है, मतलब 5 डिग्री से आप जितना भी डिग्री गर्म करना है उतना करते रहिए। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस से जैसी ये 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जैसी जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बात आपको बदल जाती है। यहाँ पे क्या होती है, पहले क्या होता है, आयतन घटता है। पहले आयतन क्या होता है, घटता है, आयतन घटता है। तो सर ये क्या हो गया, ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों ऐसा होता है? तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है भौतिक अवस्था है, लेकिन भौतिक अवस्था होने के कारण से ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगी, घटेगी। इसके बाद जैसे ही 5 डिग्री से जाएगा आगे तो क्या होगा, आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा और इसके मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं। तो ये क्या होगा, आयतन यहाँ पे बढ़ता है, आयतन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, आयतन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता है। तो ये यदि ग्राफ आप देखते हैं, यदि ये ग्राफ है और ये आपका टेम्परेचर इधर है, ये टेम्परेचर है और इधर आपका क्या है, ये इधर आपका ले लेते हैं, ये टेम्परेचर हो गया और इधर आपका ले लेते हैं आयतन। इधर क्या ले लेंगे, आयतन, आयतन। तो देखेंगे कि ऐसे ऐसे आते आते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ये 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन मिनिमम हो जाता है। लेकिन इधर से देखिए घट रहा है, देखिए आयतन क्या होगा, घटने लगा। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटा और इसके बाद 4 डिग्री से इधर क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो आपको अब इसका आंसर क्या होगा कि किसी वस्तु को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आयतन में क्या होगा। तो पहले क्या होगा, पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन क्या होगा, घटेगा। पहले आयतन घटता है, आयतन घटता है, घटता है और उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है, उसके बाद क्या होगा, बढ़ता है, उसके बाद आयतन क्या होगा, बढ़ता है। अब यहाँ पे यदि क्वेश्चन यहाँ पे घनत्व लगा दे, यहाँ पे क्या आ जाए, अब घनत्व आ जाए, तो घनत्व के सापेक्ष में आप देखेंगे कि आयतन जहां पे घटेगा तो आपको क्या है, रो इज इक्वल टू मास बाई होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। इसका मतलब कि जहां पे आयतन घटेगा वहां घनत्व बढ़ेगा। इसका मतलब पहले यहाँ क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, बढ़ता है घनत्व,
बढ़ता है और उसके बाद घटता है, तो पहले आयतन क्या होगा, पहले घनत्व तो बढ़ेगा और इसके बाद घटेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। जहां पे आयतन आपको क्या होगा, घटेगा, वहां घनत्व बढ़ेगा, जहां पे आयतन बढ़ेगा वहां घनत्व कम होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए आयतन घटता है तो बढ़ता है और उसके बाद बढ़ता है तो यहाँ क्या हो गया, घटता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो गए। ये बहुत ज्यादा पूछता है, क्वेश्चन के फ्रेम होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये नहीं पूछता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर किसी वस्तु का आयतन महत्तम होती है या न्यूनतम होती है, ये सब क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी वस्तु का घनत्व उच्चतम होता है, इसके बाद फिर घटना शुरू करता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। आपको ये अब ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि -10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक किसी बर्फ को आप तापमान दे रहे हैं तो क्या होगा, आयतन में क्या होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आप डाटा एकदम बना करके दिमाग में सेट कीजिए कि इसको कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद सूर्य का ताप है आपको, तो सूर्य का ताप किस तरह से मापेंगे, तो इसके लिए एक टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। कहिएगा ये है क्या, तो टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर जो होता है, मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है यहाँ पे और इसकी टेम्परेचर अब सूर्य पर जाकर तो नहीं माप सकते हैं, सूर्य का टेम्परेचर इतना है कि बीच में ही जल जाते हैं लोग, तो उसको माप लेंगे कैसे। तो उसके लिए एक यंत्र होता है जो कुछ दूरी से ही उसकी टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। और यह जो टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर होता है वो स्टीफन के नियम पर काम करता है। ये किस नियम पर काम करता है, टोटल, इसका नाम लिख देते हैं टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर। तो टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे, टोटल रेडिएशन पाइरोमीटर, मतलब पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, इसका हिंदी हो गया पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। और इसी के द्वारा ये काम करता है किस पर, स्टीफन के नियम पर। तो अब आप समझना होगा कि स्टीफन के नियम क्या है। तो स्टीफन का नियम जो था वो रेडिएशन के लिए बताया था कि कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, कोई वस्तु यदि परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो कितना उससे ताप रेडिएशन करेगा उसको बताता है स्टीफन ने। तो स्टीफन ने क्या बताया, ये देखिए, स्टीफन ने एक नियम दिया था और वो नियम था कि रेडिएशन जो होगा किसी भी वस्तु का रेडिएशन होगा वो परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। मतलब कि यदि किसी वस्तु में टेम्परेचर यदि 4 गुना हो तो रेडिएशन, आप समझ रहे हैं यहाँ, तो ये E समानुपाती है T का पावर 4। मतलब कि यदि किसी वस्तु से रेडिएट होता है, इमिट करता है रेडिएशन, तो ताप उससे 4 घात के बराबर ऊष्मा विकृत होता है। तो स्टीफन के नियम E समानुपाती था परंताप के। तो ये स्टीफन का नियम हो गया। जल का त्रिक बिंदु होता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर जल तीनों अवस्था में होता है उसको कहते हैं जल का त्रिक बिंदु। तो जल का त्रिक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, बर्फ में भी पाया जाता है, जल में भी पाया जाता है और गैसियस अवस्था में भी पाया जाता है। तो ये जल का त्रिक बिंदु है, मतलब वह बिंदु जिस ताप पर जल तीनों अवस्था में पाया जाता है उसको जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और जरूर इसे एंड तक देखेंगे
तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।